नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली स्वागत करता हूं आपका लाइब्रेरी साइंस के सबसे बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सवाल स्क्रीन के ऊपर आपको यहां पर दिख रहा है और मैं आप ही के साथ जो है यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एक एक करके। बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से आपसे जो पूछा गया है वो बहुत ही साधारण सा है। HTTP यानी कि आपसे पूछा निम्नलिखित में से HTTP का पूर्ण या सही रूप क्या है। तो इट इज नॉट द हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोटोकॉल एंड इट इज नोन एज द हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो क्या आएगा सही आपका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने क्लास के अंदर पढ़ा भी है। HTTP का मतलब भी आपसे पूछा गया और HTTPS का क्वेश्चन भी आपको इसी यूनिट के अंदर या इसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से शायद आपके लिए जो है एग्जाम, या जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया उनके लिए एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा बेहतर है। चलिए, पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इट इज व्हाट? इट इज सिंपली, यस प्लीज, देख सकते हैं। अगला आपको 4 चित्र नजर आ रहे हैं। इन चित्रों में से क्या पूछा गया आपसे? केवल इतना से पूछा गया आपसे कि स्टार टोपोलॉजी जो है, स्टार टोपोलॉजी का चित्र इनमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिए, आप यहाँ पर चित्र आपको दिखाए गए हैं और टोपोलॉजीज की का मतलब होता है कि केवल किसी एक नोड में कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट जो है वो टोपोलॉजी के नाम से पूछा था जी। तो देखें यहाँ पर कौन सा स्टार टोपोलॉजी आपको दिख रहा था। स्टार का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टार का मतलब वही है जहां पर आप इस तरीके से देखेंगे, दिख रहा है आपको। नॉर्मली इट हैपन्स कि स्टार के अंदर या नॉर्मली एक सेंट्रल नोड है और सेंट्रल नोड से जो है सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड है, इसी को कहते हैं। यहाँ एक गोल लूप है, ये आपका रिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस तरीके से ये एक मिक्स टोपोलॉजी आपको दिखाई दे रही है जहाँ पर 2 अलग अलग तरह की लेंस है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आपका बस कहलाता है, इट इज़ बस, ओके। सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इट इज़ जस्ट मैश कहलाएगा, मैश। और फाइनली अगर आपसे पूछा है कि स्टार, तो यहाँ पर देखिए चित्र से ही दिख रहा है आपको कि स्टार टोपोलॉजी दिखने में कैसी होगी। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्वेश्चंस इजी है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे यानी क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 आपसे क्या पूछाएगा। यहाँ पर पूछा गया गफूर शंटी एक लोकल एरिया नेटवर्क के भाग में ईथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने कार्यालय के 24 कंप्यूटरों को 24 कंप्यूटर को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्हें इसके लिए किस उपकरण की का प्रयोग करना चाहिए? अगर मान लीजिए 24 यानी कि अगर 24 नोड्स हैं, 24 NODES, अगर 24 नोड्स को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर स्विच है, रिपीटर है, देन HDMI स्प्लिटर है और बूस्टर है। बताइए क्या आंसर आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? बताइए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से आंसर जानना चाहूँ क्योंकि हमने नेटवर्किंग डिवाइस और मैंने आपको नेटवर्क कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं। मैंने आपसे कहा कि ब्रिज है, एक हब है, एक रिपीटर है, एक राउटर है। तो यहाँ पर सिंपली आपसे जो सवाल पूछा गया 24 कंप्यूटर को आपस में अगर जोड़ना है तो हमें क्या चाहिएगा? वहाँ पर या तो हमें हब चाहिएगा या वहाँ पर हमें क्या स्विच की आवश्यकता होगी। तो आप देखते हैं यहाँ पर दी आंसर आप लोगों ने दिया है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर हमें अगर जिस किसी चीज़ की आवश्यकता है क्या है कि मल्टीपल चीज़ों को, या मल्टीपल है ना, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपसे ये कहा भी था क्लास के अंदर के 8 पोर्ट होता है, 16 पोर्ट होता है, 24 पोर्ट है और 32 है ना, 32 पोर्ट वाला जो है डिफरेंट तरह के हमें क्या मिलते हैं? स्विचेस मिलते हैं। और उन स्विचेस को अगर लेंगे तो हम उसी के जरिए जंक्शन डिवाइस के रूप में काम करता है, तो हम आपस में इन कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जो है जोड़ पाएंगे जी। तो यहाँ पर देखिए हब नहीं है ना, हब की अगर बात करें तो हब नहीं है, तो हब और स्विच बोले या हब बोले एक ही बात है। तो मैंने कहा था आपसे कि स्मार्ट या इंटेलिजेंट हब को जो है हम लोग स्विच कहते हैं, ठीक है। इज इट ओके? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। सो इट इज व्हाट? इट्स क्वेश्चन नंबर 124 इजीली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे, क्लियर जी। मैं आपको अगला प्रश्न अब दिखा रहा हूं, है ना। अगले प्रश्न को देखें आप। आपसे पूछा गया अगले प्रश्न के अंदर सिंपली कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। अब देखिए इमेज फाइल का एक्सटेंशन, यहाँ पर 2 सवाल इसके आपको दिख रहे हैं। 124 निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? .jpg या .tif है या .png है या .wav है। इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए JPG भी इमेज फाइल होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है ना। टिक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट आपका, PNG भी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है, लेकिन वेव जो है, ये वेव जो है आपका इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो आपका जो सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर वेव है जी। बिल्कुल कई बार देखिए क्वेश्चंस, इवन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये जिस किसी ने भी कहा ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 देखें आप। लिखा हुआ यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट हाई क्वालिटी ऑडियो, लिखा हुआ यहाँ पर क्या है? इट इज हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट
को एक पीसी लैपटॉप पर कनेक्ट करने के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए। यहाँ पर 4 पोर्ट दे रखे हैं आपके। पहला PS2, HDMI, VGA दे रखा है और देन उसके बाद दे रखा है USB। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं जी? मैंने क्लास में पढ़ाया था HDMI की फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। तो मीडिया के अंदर क्या आता है? मीडिया के अंदर ऑडियो आता है और मीडिया के अंदर क्या आता है? वीडियो आता है। तो ऑडियो वीडियो अगर हाई क्वालिटी या तो हम उसके लिए क्या करते हैं? HDMI पोर्ट काम में लेते हैं। क्लास के अंदर मैंने बताया भी था, फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। कंपोनेंट्स वाला जो चैप्टर देखेंगे वहाँ पर साफ साफ तौर पे लिखा हुआ, तो वहीं से जो है आपका ये क्वेश्चन बन गया है। तो HDMI डिफरेंट तरह की केबल्स बताई थी मैंने। सबसे फास्टेस्ट केबल बताई थी दैट इज नोन OFC, और हमने नॉर्मल केबल के अंदर UTP और कोएक्सियल केबल का जिक्र हमने किया था। HDMI जो है पोर्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी एग्जाम दिया शायद उन्होंने ये आंसर सही किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 125 के बाद क्वेश्चन नंबर 126 जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? वेरी गुड। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट RDBMS का उदाहरण नहीं है? तो डेटाबेस की बात करें अगर हम देखें तो MySQL है ना, देन IBM DB2, MS Excel है और MS SQL सर्वर। बताइए आप कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण नहीं है जी? तो देखिए MySQL जो है ये आपका क्वेरी लैंग्वेज आपकी RDBMS पे काम करती है। ठीक है, MS SQL सर्वर जो है ये भी काम करता है। ठीक है, और IBM डेटाबेस 2 ये भी है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? MS Excel जो है, MS Excel इसका सही आंसर है, क्योंकि MS Excel जो है आपका इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द RDBMS। सिंपली आपको टेबल्स बनानी है जी। MS Excel इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर दिया MS Excel इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। अगला जी, अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन, क्या पूछा गया आपसे? इट इज एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन, दिख रहा है आपको जी? तो एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन पूछा आपसे। यस प्लीज बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का फाइल सही फाइल एक्सटेंशन है? .xlsx है या XCL है या XELX है या .xl? क्वेश्चन नंबर 114 नंबर डला हुआ, आप बताइए प्लीज। देखिए जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, एक बार मेरी उनसे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सेशन को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी संख्या इट इज़ अबाउट 100 है आपकी, और लाइक की संख्या जो है थोड़ी सी कम है। डेफिनेटली ICT मैंने आपको पढ़ाया है और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है, कई सारे 1500 क्वेश्चंस किए, और मैंने आपसे कहा था कि 10, 20, 30, किसी में 10 आएंगे, किसी में 20 आएंगे, किसी में 30 आएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको इस कलेक्शन से बाहर नहीं मिलेंगे। तो जिन्होंने पढ़ा है, जो साक्षी हैं इस बात के, वो डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है हमने, इवन मैंने आपको एक्सेल का एक्सटेंशन, मैंने आपको डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया, मैंने आपको पावर पॉइंट के, इवन मैंने इनके मैक्रोस से बनते हैं आपको ये फाइल एक्सटेंशन भी बताए थे। मैंने आपसे कहा था ऑफिस 2007 के बाद उन सभी के अंदर जो है XML मिक्स हुआ, इसलिए XLSX जो है उसके अंदर आपको एक्सटेंशन मिलेगा जी। ये बात, इस बात के गवाह हैं शायद आप। सो जो सही आंसर मिलेगा इट इज द, कौन सा मिलेगा आपको? तो A इज द करेक्ट आंसर, XLS जो है आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है आपका। क्या कह रहा है आपसे कि मोहक शांगले एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके अपनी कंपनी के उत्पाद की मार्केटिंग करने हैं तो डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के इच्छुक है। अब डिजिटल प्रेजेंटेशन बनानी है तो नॉर्मली देखिए पावर पॉइंट से डिजिटल प्रेजेंटेशन बन जाती है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप ताज्जुब करेंगे, पावर पॉइंट नहीं है, क्योंकि पावर पॉइंट जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट द ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स नहीं है। कैलकुलेशन के लिए काम आता है, राइटर लिखने के लिए काम आता है, लेकिन ओपन सोर्स क्या है आपका? इम्प्रेस। मैंने आपसे कहा भी था, और किसका है? तो यहाँ पर ओपन ऑफिस फाइल खोल के देख लीजिएगा, जहां पर मैंने नोट्स लिखवाए थे आपको, वहां पर लिखा है कि मैंने पावर पॉइंट के अंदर वहां पर नीचे एग्जाम्पल लिखवा रखा है इम्प्रेस। तो इम्प्रेस इज एन ग्राफिकल सॉफ्टवेयर टू मेक द प्रेजेंटेशन यूजिंग द ओपन सोर्स, क्योंकि ओपन ऑफिस .org का प्रोडक्ट है। इम्प्रेस के अंदर जो ऐसा पावर पॉइंट है वैसे इम्प्रेस है, जैसा आपका वर्ड है वैसा आपका राइटर है, जैसा आपका एक्सेल है वैसा आपका कैल्क है। तो ये तीनों के ऑल्टरनेट जो है आपको ओपन ऑफिस के अंदर आपको साफ साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो इम्प्रेस आएगा। अब मुझे पता नहीं जिसने आंसर किया ये पेपर जिसका है उसने पावर पॉइंट लिखा है, तो पावर पॉइंट उसका गलत आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 115 से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है। तो 118 क्या कह रहा है आपसे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका 118। एक बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैं आपको 118 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जी, पढ़ेंगे मेरे साथ। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसी साइबर अपराध क्या पूछा, किसी साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता, क्या नहीं कर सकता। तो लिखा, किसी शोरूम से एक नई हार्ड डिस्क को चोरी करना, अश्लील साहित्य संबंधी विषय वस्तु को ऑनलाइन जारी करना, किसी से ऑनलाइन बैंक अकाउंट में प्रवेश करना, वहां से धन, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकी देना। तो क्या आएगा, थेफ्ट ऑफ द ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम शोरूम, यानी किसी शोरूम से अगर आप हार्ड डिस्क चुराते हैं जी, ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर 30 सवाल मेरे को देखने को मिले, इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको कंफ्यूजन लाजमी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने क्लास के अंदर यहाँ चीज़ें क्लियर कर दी थी, इसलिए ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको यहाँ पर समस्या आएगी। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि किसी स्टोर से अगर हार्ड डिस्क चुरा रहे हैं आप तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119। लिखा है, MS एक्सेल में सेल रेंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सेल रेंज की बात करिए, यहाँ पर सेल रेंज के संदर्भ में सवाल पूछा गया आपसे जी। तो सेल रेंज के संदर्भ में क्या पूछेंगे, इट इज़ व्हाट, लिखा हुआ कलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द सेल रेंज, यानी कि MS एक्सेल की सेल रेंज के बारे में क्या बात सही नहीं है। तो लिखा हुआ यहाँ पर कि सेल रेंज का मतलब कलेक्शन ऑफ फार्मूला, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स है, या कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स जी। अगर आप सेल रेंज सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन रहेगा। देखिए फार्मूला का कलेक्शन तो है नहीं, क्योंकि सेल रेंज है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर फार्मूला हो या नहीं हो। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, सेल्स के अंदर वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कलेक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड सेल, या तो सिंपली अगर सेल रेंज आप सेलेक्ट करें तो क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ द चूजन सेल्स है, क्योंकि ऑक्यूपाइड सेल्स है या वैल्यूज़ है इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने जो सेल्स सेलेक्ट करी है जी, यस इट वॉज आस्क्ड यस्टरडे PPR2 जी, बिल्कुल यस्टरडे के पेपर में भी पूछा गया था, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HTTPS। तो HTTPS में S का मतलब क्या है, S का मतलब मैंने क्लास में सवाल पूछा था, सिक्योरिटी है, स्पेस है, स्ट्रीम है, सिक्योर है, बताइए HTTPS में S से आप क्या समझते हैं। देखिए HTTP का मतलब तो सवाल आएगी आपका, इट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन HTTP में S का मतलब आपको बताना कि S का मतलब क्या है। तो मैं आपसे S का मतलब जानना चाहता हूँ, सिक्योरिटी है या सिक्योर है, बताइए। सिक्योरिटी है, सिक्योर, तो यहाँ पर सिंपली देखिए इट इज़ व्हाट, अगर आपने सिक्योरिटी करा है तो वो आंसर गलत हो जाएगा, और सिक्योर करा है आपने तो वो आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। इज इट ओके, तो यहाँ पर ही आपका आंसर जी, इज इट ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेटिवली जी, हमने कर लिए क्वेश्चन जी, वी हैव कंप्लीटेड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में पूछा गया आपसे, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछा गया, पहले तो ये देख लेते पहले है ना, पहले लिखा हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117, MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। फिर से .PDOCX है, या .PWPT है, .point है, या .PPTX है। तो अगेन क्या है आपका .PPTX है, वही सवाल यहाँ पर भी वापस से रिपीटेडली जी। .PPT क्या आएगा, तो इट इज़ .PPTX जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक सवाल यहाँ पर रह गया और इसकी हम बात करते हैं। सिंपली पूछा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPS, ये बताइए व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BPS इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में BPS का मतलब बताइए, बाइट्स पर सेकेंड, बाइट्स पर सिस्टम है, या बिट्स पर सिस्टम है, या बिट्स पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज नॉट बिट्स पर सेकेंड। अगर आपने बिट्स पर सेकेंड लिखा है तो ही सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल के संदर्भ में सवाल हो गया ये वाला, HTTPS पूछ लिया मैंने आपसे, ठीक है, यस एक अच्छा सवाल है। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, इट इज भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर की बात यहाँ पर कही है। बताइए भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है कौन सा, परम, आर्यभट्ट, विशाल, या बुद्ध। क्लास में सवाल पूछा था मैंने आपसे, और लेटेस्ट वाला तो एरावत है, लेकिन मैं एरावत की बात नहीं पूछा मैंने आपसे। पहला देखिए, पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ये सवाल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता पाएंगे
वेरी गुड, सबसे पहला आंसर दे दिया, देखो यहाँ पर किसने दिया, इट इज क्यूट श्रेया पांडे, वेरी गुड। फिजा मलिक, प्रियंका जोशी, बहुत बढ़िया। परम इज द करेक्ट आंसर। देखिए परम अगर आपने लिखा है तो परम बिल्कुल इसका सही आंसर है ना। तो कितने लोगों ने लिखा भाई परम, परम लिखा है तो इट इज बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इसके बारे में जी, ईमेल से पहले एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, हो गया ये वाला क्वेश्चन। नाउ सुपर कंप्यूटर के बाद का क्वेश्चन है जी, वैलिड आईपी एड्रेस के बारे में पूछा है। वैलिड आईपी एड्रेस की बात करते हैं ना, इनमें से कौन सा, देखिए आईपी एड्रेस के ऊपर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था जितनी भी आईपी एड्रेस है 0.0.0.0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, तो 255.255.255.255 याद है किसी को, तो वो आईपी एड्रेस पहचान लीजिए जो इस रेंज में नहीं है। आप वो आईपी एड्रेस पहचाने जो इस रेंज में नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 10.10.10.10 120 है, 202.54.256 है, तो 256 नहीं आएगा ना। देन 25.16.2500 और 198.160, तो क्या कौन सा आंसर है, सो दिस इज व्हाट सेकंड वाला, यानी कि 202.54 और 256 नहीं आएगा। मैक्सिमम नंबर 255 ही होगा। और मैंने ये कहा था क्लास के अंदर आपसे कि एक आईपी एड्रेस के ऊपर 4 आईपी एड्रेस आपको दे देंगे, और ये आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है, आपको पहचानना है। इज इट क्लियर? बिल्कुल राहुल जी, बहुत बढ़िया जी, आपने बात याद रखी कि 255 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 255 से ज़्यादा हमने देखा तो वो आंसर जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, पहचानना ईजी था। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंपली एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, लैंग्वेज प्रोसेसर का है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इज इट क्लियर? बिल्कुल, प्रियंका जी कह रहे बिल्कुल बताया था, बहुत बढ़िया। सो दिस इज सिंपली यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका सही होता है। तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो शायद आप में से या कोई नहीं कर पाए जी। ईमेल के बारे में क्या वैध नहीं है, आपको ये पूछा है ना। तो एक ईमेल के बारे में निम्नलिखित चीज़ वैध नहीं है, क्या वैध नहीं है, तो मैंने आपको बताया ईमेल एड्रेस के बारे में लिखा। ईमेल एड्रेस में डॉट ऑपरेटर, कई डॉट ऑपरेटर होते हैं, ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होना चाहिए, ईमेल एड्रेस में सिंबल की कोई भी संख्या हो सकती है, और ईमेल एड्रेस में एक से अधिक सिंबल होने चाहिए। यानी कि देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट द ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल डॉट ऑपरेटर्स, यस। ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव, तो ये बात तो इससे पूछा क्या नहीं है, तो ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ @ सिंबल। मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि देखिए @ केवल एक बार ही होगा, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बात जो है आपको सामने बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। चलिए देखिए, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप। एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आपकी संख्या जो है, लाइक आप नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ऐसा कहाँ होता है कि जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और मैंने आईसीटी में एक भी सवाल अभी तक, देखिए 4 एग्जाम्स हो चुके हैं, 4 में से फर्स्ट में आईसीटी नहीं था, 3 एग्जाम हो चुके हैं आईसीटी के। 3 आईसीटी के एग्जाम्स में से एक में भी ऐसा सवाल, यानी कि 10, 20 और 30, यानी कि 30 अगर 60 क्वेश्चन, अभी तक आपके पेपर में 60 आईसीटी के क्वेश्चन आ चुके हैं, और 60 के 60 आपको मेरी मैराथन क्लास के अंदर, मेरे 1500 क्वेश्चन के अंदर, या जो भी मैंने क्लासेस पढ़ाई आईसीटी के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन अभी तक जो है बाहर से नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, आप में से देखिए मेरी बात से अगर कोई सेटिस्फाइड है जो आप देख रहे हैं, अगर मैं कुछ भी गलत कर रहा हूं तो मुझे बताइए। तो एक बार प्लीज़ लाइक तो बनता है यार इतनी सी बात के ऊपर कि जहां पेपर हो। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से जिन्होंने पेपर दिया, डेफिनेटली आईसीटी की जिम्मेदारी मैंने ली थी और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है आपके साथ। तो यहाँ पर जी योगेश कुमार जी कह रहे हैं सर कि टारगेट टीचर्स अड्डा इज़ द बेस्ट यूट्यूब चैनल, थैंक यू जी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कल भी आपको, देखिए अभी आपको एक आईसीटी का मैंने और वादा कर रखा आपसे मैराथन का, तो मैं वो मैराथन की क्लास जो हम लोग कल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीपीयू का पूरा नाम बताइए, सीपीयू के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है जी, लिखा हुआ इजी टू यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, एक सवाल यहाँ पर पढ़ते हैं। सीपीयू का तो पूरा फुल फॉर्म पूछिए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। लिखा एना कैंडे इज क्रिएटिंग हिज हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और द डॉक्यूमेंट इज इंटरेस्टेड इन टाइपिंग द सेम इन द इजी टू यूज सॉफ्टवेयर एंड फैसिलिटी, यानी कि उसको क्या करना है, क्या बनाना है, टाइपिंग करना है जी। ठीक है, देन उसके बाद पेज सेटिंग करनी है, स्टाइलिंग फीचर्स लगाने हैं, फॉर्मेटिंग करनी है। तो इन सब के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम आएगा, तो कैल्क काम आएगा, या एक्रोबैट रेंडर काम आएगा, या रीडर, नोटपैड, या फिर एमएस वर्ड काम आएगा जी।
ठीक है, इज इट ओके? सुनील सुधार जी, थैंक यू। सो यहाँ पर देखिए हम कई सारे क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। मैं आगे की बात करता हूँ। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पर पार्ट आपको मिला, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर क्या पूछा है, चयनित टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट आपने चयनित कर लिया है उसको कॉपी करने के लिए, है ना, तो कंट्रोल सी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि हाँ कंट्रोल सी के ऊपर जो है इतने सारे सवाल पूछ लिए जाएंगे। खैर अच्छी बात है। अगला टीसीपी का पूरा आपसे सही पूछा है। टीसीपी के बारे में शायद जानते हैं, जिनको पता है वे आंसर बताइए। टीसीपी का मतलब जी, टीसीपी की पूरा मतलब बताइए टीसीपी के बारे में। फर्स्ट जी, टीसीपी स्टैंड फॉर, यस टीसीपी, मैंने आपसे कहा था टीसीपी आईपी, टीसीपी एंड आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपसे पूछा है टीसीपी की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल या ट्रांसपोर्ट कंट्रोल। तो दैट इज यस, इट इज सिंपली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पर देखने में सकता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसमिशन में सेंट्रल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज सिंपली यस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी। इज इट ओके? वेरी गुड, सही है ना। अच्छा, किसी ने आप में से किसी ने एग्जाम दिया क्या? अगर एग्जाम दिया तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका वीओआईपी, ठीक है। वीओआईपी का मतलब क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। ये आईपी का मतलब क्या हो गया? आईपी जैसे साफ साफ दिख रहा, इट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सभी के अंदर देखिए यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल लिखा है, यहाँ पर इंटरवर्क प्रोटोकॉल लिखा है, ये नहीं है। हाँ, तो वीडियो ओवर नहीं है, इट इज वॉइस ओवर, है ना। तो क्या आएगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीओआईपी का मतलब, ठीक है। यस, वेरी गुड। टेक्स्ट या ग्राफिक्स के अनेक अंशों की एक समान फॉर्मेटिंग, जैसे कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज अथवा बॉर्डर स्टाइल को अगर तुरंत करना है तो क्या करेंगे आप? तो सिंपली नेट इज डॉट द फॉर्मेट। मैंने आपसे कहा भी था, इट इज व्हाट, क्या है? फॉर्मेट पेंटर वो टूल है जिसके जरिए आप एक जैसी फॉर्मेटिंग को आप किसी अन्य पर भी अगर आप लागू करना चाहें तो आप इजीली उसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक बहुत साधारण सा सवाल है। तरुण जी सेन एक नया स्मार्टफोन लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता करनी चाहिए? अगर स्मार्टफोन ले रहे हैं तो भाई कैमरा पिक्सल तो होना ज़रूरी है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी बात की जा सकती है कि आईओएस लेना है या एंड्रॉयड लेना है। इंटरनल मेमोरी तो सबसे बड़ा फीचर है। क्या नहीं है? इथरनेट पोर्ट कब काम आता है? जब आप नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग तो मोबाइल फ़ोन को लेकर आप ऐसा लैन के अंदर तो कनेक्ट करेंगे नहीं, है ना। और वैसे भी आप वायर्ड करना हो तो, वायरलेस करना हो तो खैर उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वायर्ड कनेक्ट करना हो तो आपको इथरनेट पोर्ट की आवश्यकता है। और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है इथरनेट पोर्ट नहीं मिलता। हाँ, लैपटॉप अगर खरीदते हैं तो लैपटॉप के अंदर फिर भी देखा जाता है कि इथरनेट पोर्ट उसके अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी अगर वायरलेस नहीं हो तब भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये वाला सवाल भी आपका हो गया। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचा जो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे जी। अगला क्वेश्चन जी लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन? वीडियो फाइल के बारे में अंतिम सवाल यहाँ पर आपका है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फाइल एक्सटेंशन फॉर द वीडियो फाइल? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए MP4 जो है वो वीडियो फाइल है, PDF है, .mov भी है, .nvi जो है दैट इज नॉट, सॉरी .nvi भी है। PDF जो है, PDF इज नॉट द, ओके, सो PDF वाली बात है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर इज नॉट फाइल एक्सटेंशन, है ना। NVI भी है, MP4 भी है और .mov भी है ना। तो .pdf जो है आपका वो आपका एक्सटेंशन नहीं है। यस गाइस, आ चुका हूँ मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेके। थोड़ा सा विलंब आपको करना पड़ा, उसके लिए हमें खेद है, ठीक है। तो बात करेंगे अपन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की यहाँ पर, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात तो अपन यहाँ पर कर चुके हैं बहुत बार। आपने 3 सेशन हो गए हैं और लगभग सभी वही प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर। तो मैंने सोचा कि अब की बार थोड़े बहुत मैथमेटिक्स का पैटर्न कैसा आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मैथमेटिक्स के भी इस पर क्वेश्चन किए होंगे। तो मैं एक बार चाहूंगा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अपन यहाँ देखें और उनको सोल्व करने की कोशिश करें कि यहाँ पर प्रश्न कैसे आए। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर कैसा आया है मैं आपको दिखाऊं। अगर यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न जो है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट और वैल्यू। स्क्वायर रूट जो है उस पर ये प्रश्न आया है। तो लेट्स बिगिन, देखें कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर क्या दे रखा है प्रश्न, देखिएगा। रूट ऑफ 324, रूट ऑफ, ये है क्वेश्चन। तो रूट ऑफ 324 आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 कितना होता है? 18 होता है। और 7 to 9 जो है, 7 to 9 है वो किसका होता है? 27 का होता है।
क्लियर है। फिर आपके सामने यहां पर आपने देखा है कि ये कितना होता है, प्लस 1/3 गिवन है, माइनस ये 169 रूट गिवन है, ये कितना होता है 13 होता है, और ये 26 होता है, और ये प्लस का 1/2 गिवन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप सभी जानते हैं क्या कि 13/26 जो होगा वो 1/2 होगा, तो 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 18/27 जो है वो 2/3 होता है, तो 2/3 प्लस 1/3, तो आंसर वुड बी 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 था, आंसर 1। अगर आपने सॉल्व किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। यहां पर आंसर जो है, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन सा है, 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने यहां पर देख लिया है बिल्कुल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए, तो यहां अपन बात करेंगे, क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यहां पर वापस से सीक्वेंस में आ गई है फाइल। 1 मिनट आप रुकिएगा, बस सब कुछ क्लियर है। यस, मैं क्वेश्चन नंबर वापस चेंज कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं यहां पर कौन सा अपने पास है, तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अपने कर लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन फिर से अपने पास आया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहां पर ये क्वेश्चन आप देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन आया था डेटा इंटरप्रिटेशन से। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा, यहां पर एक सारणी आपको दे रखी है, और सारणी के अंदर क्या कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका का अध्ययन कीजिए, और यहां पर कुछ स्कूल दे रखे हैं, ABCD स्कूल दे रखे हैं, और 4 साल दे रखे हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 4 साल दे रखे हैं, और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रखी है। अब प्रश्न क्या है कि 2019 से 2021 तक 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या सबसे ज्यादा किसमें, यानी 19 से 21 तक, यानी 19 से 21 तक जो टोटल है, यानी कि 19, 20, 21, यहां से यहां तक कौन से स्कूल में सबसे ज्यादा विद्यार्थी है, तो ABCD यहां पर। तो अपन अगर इनको इस प्रश्न को सोल्व करना है तो ए का अलग सोल्व करना पड़ेगा, बी का अलग, सी का अलग, और डी, क्योंकि वैल्यू बहुत क्लोज है, इनको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। तो यहां पर अगर सोल्व करेंगे ए के लिए 82 प्लस 83 है ना, फिर ये ए के लिए स्कूल, ये स्कूल, बी के लिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मानता हूं मैं भी इस चीज को, क्योंकि यहां पर सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो बहुत नियर बाय है, इसलिए कंपैरिजन से नहीं हो पाएगा ये, इसको अपने को करना ही पड़ेगा। तो यहां पर अपन वैल्यू डी को देखें तो डी है 69 प्लस 86 प्लस 89। जब आप डी की तीनों को ऐड करेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, डी की, है ना। इसकी 241 कुछ आएगी, 241 के आसपास कुछ आएगी, इसकी 243 आएगी, ऐसा कुछ। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो किसका आएगा, डी। अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो डेफिनेटली उसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। डी के अंदर 19, 20, 21 3 सालों में सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया है तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया आपका 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, और 22 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पूछा है देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यहां पर क्वेश्चन देखेंगे कि 4 वर्ष पहले, प्रश्न क्या है, 4 वर्ष पहले पति पत्नी, एक प्रश्न है, 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की आयु एंड चिल्ड्रन की औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी, और 6 वर्ष पहले कितना है ये यार, बहुत फट गया है पिक्सल। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पहले कितनी थी, 24 थी। तो अभी वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान कितनी हो जाएगी, अपन जानते हैं वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 × 3। औसत का मतलब क्या होता है, हर एक की आयु कितनी थी, 24 × 3 कब थी, वो थी 4 साल पहले। तो अब इसके अंदर अपन कितना ऐड कर देंगे, टोटल 12, तो 72 प्लस 12 ऐड होगा, ये आएगा 84। 84 इज द टोटल वैल्यू किसकी है, ये हस्बैंड की है, प्लस वाइफ की है, प्लस चाइल्ड की। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पति और बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु अपन निकालते हैं, वर्तमान आयु निकालते हैं किसकी, हस्बैंड की प्लस चाइल्ड की। तो वो कह रहा है कि 19 वर्ष थी कब, औसत आयु 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक का मान 19, 19 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस कितना कर देंगे 10, तो 48 टोटल आ जाएगा। ये हो गया वर्तमान। तो वर्तमान 84 जो है, वर्तमान 84 जो है वो टोटल है, उसमें से हस्बैंड और चाइल्ड की मिला के 48 है, तो इसका माइनस आंसर इज 36। अगर किसी ने सॉल्व किया है तो आंसर जो है वो 36 है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 36 है भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 था, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है ना, 26 नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कौन सा है, 26 क्यों कह रहा है कि 2400 रुपए की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से
2400 रुपए की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर 2904 रुपए हो जाती है, तो समान राशि पर समान समय और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? यह प्रश्न था। आपने अगर किया हो प्रश्न तो आपको आइडिया होगा। तो यहां पर राशि कितनी थी? 2400 रुपए राशि थी, जो बढ़कर कितनी हो गई? 2904 रुपए हो गई। कितने साल में हो गई? 2 वर्ष में हो गई। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को क्लियर हो जाएगा तो अपन इसका आंसर सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 504 रुपए, जिसने सोल्व किया है 504 रुपए ब्याज के मिले हैं, और किस पर मिले हैं? 2400 पर मिले हैं, इंटू 100 करेंगे तो टोटल 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल में है, तो ये 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% से मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर बेसिकली हुआ यह कि 504 रुपए जो है वो 21% ब्याज है। टोटल ब्याज तो यही, अपने को 20% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो साधारण ब्याज जो होगा वो यही होगा। तो यहां पर इसको कट जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा 480 रुपए। कितना? 480 है, 24 टाइम्स कटेगा तो 24 दूनी 48, 480 रुपए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का जो आंसर आया है वो 480 रुपए है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 को देखते हैं। 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में 1451.25 है ना। एक राशि साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में 1451.25 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि 27 रुपए अधिक मिलती, तो कितनी राशि निवेश की गई? देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हम पढ़ते हैं कि जो पैसा उधार देते हैं वो हमेशा कितना होता है? 100%। जो पैसा निवेश करते हैं वो कितना होता है? 100%। अब जो भी राशि निवेश करी गई, एक साल बाद ब्याज समेत कितनी हो गई? वो 1451.25। अब वो कह रहा है कि ब्याज की दर 2% अधिक होती। ब्याज की दर क्या कह रहा है? 2% अधिक होती, 27 रुपए अधिक मिलते। इसका मतलब यह है कि 2% पैसा जो है, 2% पैसा किसके बराबर है? 27 रुपए। 2% एक्स्ट्रा होता तो 27 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। तो 27 रुपए बराबर है किसके? 2% के। 27 रुपए बराबर है 2% के, और अपन जानते हैं अपना टोटल वैल्यू कितना होता है? 100%। तो 13.5 बार काटेगा, 13.5 को 100 से मल्टीप्लाई का आंसर है 1350 रुपए। तो 1350 रुपए सवाल का आंसर है। जितना आपने किया है, जितने किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया हो, तो आंसर इस 1350 रुपए। केवल मैं आंसर बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट सारे बाद में अपन सीख लेंगे, लेकिन अभी मैं केवल आंसर, और सारे आंसर 100% सही है, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो गारंटी है भाई, है ना। तो 27 अपना कंप्लीट क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 28 को अपन देखें। 28 यहां पर क्या कह रहा है? देखो, हाँ, 28 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 28 कह रहा है 2 उम्मीदवार अभय और भारती के बीच एक चुनाव में अभय को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और कुल मतों का 20% अवैध घोषित था। ठीक है, फिर कह रहा है यदि मतों की कुल संख्या 10,000 थी तो अभय को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो सिंपल से एक बात ये हो गई कि 10,000 टोटल वोट डाले गए, 10,000 टोटल वोट डाले गए, उसमें से 20% तो अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने? 80%। 80% वोट ही वैध बचे थे, और उसका भी वापस कितना? 55% प्राप्त हुआ। किसको? अभय को। तो अभय को इसका 55% प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर 2 0 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 55 को 8 से गुणा, 8 में 40, हासिल 4 4400 वोट टोटल प्राप्त होंगे। तो आंसर इज 4400। तो जिसके आंसर 4400 आया है, इस क्वेश्चन का, अभय और भारतीय वाले चुनाव वाले क्वेश्चन का कंप्लीटली सही है। तो 44 2 40 4400 क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 28वां हो गया, चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, इस 29 नंबर क्वेश्चन को मैंने सोल्व कराया था अभी, वैसा ही है। यहाँ पर है रूट ऑफ 324, तो ये किसका होता है? 18 का। 729 किसका होता है? 27 का। फिर प्लस का 1/3 है, फिर माइनस का रूट ऑफ 169 है। 169 किसका होता है? 13 का। ये किसका होता है? 26 का, और प्लस का 1/2 है। इसकी वैल्यू 1/2 ही है ना। 13 कम 13 13 26, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कट जाएगा। 9 के टेबल से 2 बार, ये 3 बार, तो 2/3 प्लस 1/3, तो कितना हो गया? 1 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1। क्लियर है, मैं केवल आंसर बता रहा हूं, है ना। ये पेपर जो है ये मैथमेटिक्स का सोल्व करा रहा हूं मैं। अब से पहले रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराए थे, 3 पेपर रीजनिंग का सोल्व करा चुका हूं। आज आप कहेंगे तो रीजनिंग का इस वाला का भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स नया आया तो इसलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन जो है आंसर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहां है भाई? क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। हाँ, सौरभ एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 5 दिन काम किया और चला गया। फिर कह रहा है अनिरुद्ध ने शेष कार्य को 12 दिनों में समाप्त किया। यदि इन दोनों को एक साथ कार्य किया होता तो कार्य कितने दिन में पूरा हो गया होता? तो देखो, 20 दिन में सौरभ कार्य पूरा करता है तो एक दिन में कितना हो गया होगा? 1/20 है ना। मैं वन डे मेथड से भी कर सकते हैं, एलसीएम अप्रोच से भी कर सकते हैं।
एलसीएम अप्रोच में भी कर सकते हैं, वनडे मेथड से भी कर सकते हैं। मैं वनडे मेथड से बता रहा हूँ ना, बाद में कभी समय मिलेगा तो एलसीएम मेथड भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो एक दिन में कितना करता है वो, 1/20 करता है। और कितने दिन काम किया उसने, 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/20। मान लेते हैं दूसरा जो व्यक्ति है, कौन आया अभी यहाँ पर, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध एक्स काम करता है एक दिन में, और उसने 12 दिन काम किया, तो 12/x, दोनों काम कितना कंप्लीट हो गया, 1, ठीक है। तो ये 5/20 1/4 होगा, तो उधर जाके 12/x बराबर हो जाएगा 3/4। ये तो कैंसिल आउट करेगा 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 डेज। तो कंप्लीट अनिरुद्ध जो है वो ये जो पहला है, सौरभ एक काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो एक काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 1/20। इसी प्रकार से ये कितना करता है, 1/16। एलसीएम कितना आएगा, 80। 80 यानी कितना आ जाएगा, 4 + 5, 9/80, 80/9, है ना। टोटल नाम निकालना है, 9/80, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 80/9। तो 80 में 9 का भाग दूंगा मैं, तो 8 8/9। तो इसका आंसर है 8 8/9। जिसने सॉल्व किया बिल्कुल सही है, 8 8/9, 8 8/9। प्रियंका मुर्तजा नहीं होगा, वो 2/3 और प्लस 1/3 ऐड होकर 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। देखो ये 2/3 है, ये 1/3, 2/3 1/3 कितना हो जाएगा, ऐड होकर 2/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम 3/3 1 आ जाएगा। ये दोनों माइनस प्लस के इसलिए कट जाएंगे, ठीक है। और इसका आंसर 8 8/9 है। जिन्होंने सॉल्व किया है अच्छी बात है। क्वेश्चन इज 8 8/9, आंसर इज 8 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूरा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं मैं। 31 नंबर का क्या कह रहा है, देखो 7/10 सबसे पहले क्या है, 7/10 है। सबसे पहले क्या है, 7/10 है, और फिर यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है। लेकिन अपन जानते हैं यहाँ ऑफ लिखा हुआ है और डिवाइड लिखा हुआ है, तो पहले क्या होगा, ऑफ पहले होगा फिर डिवाइड होगा। ध्यान देना, पहले ऑफ होगा फिर डिवाइड होगा। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं BODMOS, तो BO मतलब ऑफ होता है फिर डी आता है, तो ऑफ पहले होगा तो पहले ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ, 3/4 कितना है, 3/4 इंटू कितना है, 5 और 1 2, 7/5, तो 21/20 क्या इतना है, 21/20, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस ले लेते हैं। फिर कितना है, 2/3। फिर यहाँ पर वापस से अपने को 2/3 का कितना है, 1/4, तो 5/4, तो 10/12 कितना है, माइनस का 10/12। और फिर यहाँ डिवीजन है, डिवीजन ही है क्या, ये डिवीजन है, और डिवीजन है 24 और एक 25/6। डिवीजन है किसका, 25/6 का, और प्लस का 1/15 है। अगर मुझे साइन क्लियर दिख नहीं रहा है, शायद यहाँ पर डिवीजन का साइन ही है ये। अब इसको अपन जानते हैं, डिवीजन को अगर इंटू बदल तो पीछे वाली संख्या उल्टी हो जाती है। तो 7/10 इंटू इसको इंटू करेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी। तो 20/21 माइनस 10/12 इंटू 6/25 प्लस 1/15, ठीक है। ये इसको 2 बार कैंसिल आउट कर लेगा। चलिए 7 × 21, ठीक है। तो बेसिकली ये 2/3 बचेगा। यहां सोल्व करूं आगे में, ये इसको 2 बार कैंसिल कर लेगा, ये इसको 2 बार, ये इसको 5 बार, तो बेसिकली माइनस 2/10 बचेगा, या फिर कटे तो 1/5 बचेगा। कितना बचेगा, 1/5। फिर प्लस का 1/15 है। क्लियर है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 15 आ जाएगा, 5 10 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो 10 और 1 11 में से 3 गया, 8/15 इस सवाल का आंसर है। जिन्होंने 8/15 आंसर किया होगा, डेफिनेटली 8/15 आंसर है। क्वेश्चन नंबर आंसर का 0 नहीं होगा। प्रियंका मुर्तजा, मैं कह रहा हूं 0 नहीं होगा, आंसर डेफिनेटली 100% 1 ही होगा। आपने 0 कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर उसका 1 है, आप समझे, है ना। मैं 3 बार सोल्व करके बता दिया आपको, और इसका आंसर 8/15 है। आप किसी से भी चेक करा लेना, ठीक है। अब आपके जो भी आया है उससे मतलब नहीं है, आंसर इस पहले वाले का आपका 1 था, इसका 8/15 आंसर है। इतना बड़ा क्वेश्चन आया, एग्जाम में अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिलता है, मैं भी मानता हूं, तो ये क्वेश्चन स्किप करने के होते हैं एक बार के लिए। मैथमेटिक्स जो आप सोल्व करते हैं, सवाल बहुत बड़ा है और लगता है कैलकुलेशन का पार्ट है, तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को करना ही करना होता है, ठीक है। 29 का 1 होगा, 100% 1 ही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। 32 नंबर की बात करते हैं। चलो 32 नंबर की बात करो भाई। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6900 को LMN 6900 को LMN 3 अनुपात में बांटा है, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 में, 6 8 9 में बांटा गया। और फिर क्या गया, यदि L और M ने प्रत्येक ने 300 रुपए N को दे दिए, तो LMN का नया अनुपात क्या होगा। तो पहले बांट दो, 8 और 17 और 23, यानी 6900 में 23 में टुकड़े किए, यानी हर एक 200 रुपए का टुकड़ा है ना, हाँ 300 रुपए का टुकड़ा है। तो ये 1800 रुपए हो जाएंगे, ये 2400 रुपए हो जाएंगे यहाँ पर,
ठीक है, और ये 2700 रुपए हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि एल और एम ने 300 रुपए किसको दे दिए, एन को दे दिए। तो इसके पास कितने बचे अब 1500, इसके बाद कितने बचे अब 2100, इसके पास 600 रुपए और आ गए, कितने हो गए 3300। 000000, 3 से काटेंगे 5 बार, 7 बार, 11 बार, 5 7 और 11, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 5 7 11 अनुपात बिल्कुल सही है। 5 7 11 भी, 5 7 11 देख लो, स्पीड देख रहे हो आप, ये स्पीड अपने एग्जाम में होनी चाहिए। क्वेश्चन को सोल्व करने की 30 सेकंड, इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सब सिखा दूंगा, टेंशन फ्री रहो। आज कैसा ही पेपर आपका हुआ है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम आपके बाकी है, मेरे से जुड़िएगा आप। ये फटाफट कैलकुलेशन, मतलब 30 सेकंड के अंदर अपनी गणना खत्म कर देते हैं अपन क्वेश्चन की। ठीक है भाई, तो ये 32 नंबर का आंसर कंप्लीट आपका कितना हो गया, 5 7 और 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 29, चलो ये 29 वाला आ गया, पहले इसको कर लेते हैं। ये कर लिया क्या अपन, हाँ ये कर लिया भैया ना, वापिस आ गया ये। हाँ चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अभी। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सी बिन 3/7 और 8/9 के बीच में है। कौन सी बिन 3/7 और 8/9 के बीच में। मेरा मेथड ये था, बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच किया कि 3/7 की वैल्यू आप देखोगे, 3/7 की वैल्यू आप सोल्व करोगे, 3 में 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा 0.42 आएगा, और 8/9 की वैल्यू आएगी 0.88। अब जो अपने को आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, अब जो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, इनके बीच में पूछे, पहला ऑप्शन है 2/5, पहला ऑप्शन है 2/5, इसकी वैल्यू आएगी 0.4, तो ये तो बीच में आएगा नहीं। दूसरे ऑप्शन की वैल्यू 4/9, इसकी वैल्यू है 0.44, जो 0.44 जो डेफिनेटली इनके बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन आंसर जो आपका सही है वो 4/9 सही होगा, क्योंकि 5/13 है, अगेन ये भी नहीं आएगा, 1/3 ये भी इसके बीच में नहीं आएगा, तो इन दोनों की वैल्यू ये है, और इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 0.44 इज द आंसर, 0.44 इज द आंसर, यानी कि 4/9 इसका आंसर है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश ने अंबुज से, तो राकेश है, अंबुज है, और कौन है, एक सुरेश है। तो राकेश ने अंबुज से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। अंबुज ने अगर 100 किए तो राकेश ने कितने किए, 125, और सुरेश ने राकेश से 40% कम अंक प्राप्त किए। तो इसने इससे कितने ज्यादा प्राप्त किए, 25% ज्यादा प्राप्त किए, और इसने 40% कम प्राप्त किए। तो 125 का 40%, तो 12.5 10%, 25 उसका 20%, 50 उसका 40%, तो 50 कम प्राप्त किए, मतलब 75 प्राप्त किए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सुरेश द्वारा प्राप्त अंक अंबुज द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % कम है। तो अंक अंबुज के पास कितने हैं, 100, सुरेश के पास कितने हैं 75, तो कितने कम है, 25 ही कम है, और 100 पर, तो आंसर इज 25%। 100 कम है और 25 पर, तो आंसर इज वॉट 25%। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, आंसर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 और 6 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त हो। देखो है ना, ठीक है, चलिए 3 अंकों की एक संख्या है। हाँ हाँ, देखो संख्या क्या है कि 9 6 9 4 9 और 6, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, जो 3 अंकों की निकालनी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, 4 9 और 6 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल 3 रहता है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना होता है कि जो भी नंबर होगा वो 4 9 और 6 से विभाजित होगा, तो उसका क्या होगा, एलसीएम होगा, लेकिन एलसीएम से भी बड़ा होगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका देखना क्या है, और 3 शेषफल प्राप्त होना है, मतलब जो भी नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा, जो भी नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा, उसमें अगर +3 कर देंगे तो हमेशा शेषफल 3 बचा हुआ रहेगा, ये कॉन्सेप्ट होता भी है ना। तो 975 की बात करें तो 975 में 3 घटाओ, 972, क्या 972 में 36 का भाग जाता है क्या, है ना, क्योंकि 3 बढ़ाएं, अगर 3 कम करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा जिसमें हमेशा भाग जाएगा, फिर 3 जोड़ देंगे तो हमेशा 3 बच जाएगा। तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 8 10 28 और 7 72, ठीक है, 8 और 17, 17 और 8 25,
25 252। चलिए यहाँ पर देखें सेकंड में, इसमें आंसर बिल्कुल 900, एक ऑप्शन कौन सा 972 ऑप्शन, या 972 होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर इज 975, क्योंकि 975 3 माइनस करेंगे 972 आएगा और 36 से डिवाइड हो जाएगा, जितने भी बार होगा लेकिन डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर इज 975। इसका आंसर जो है वो 975 वो संख्या है जिसमें इसका भाग देने पर हमेशा 3 शेषफल बचेगा, क्योंकि इससे 3 कम करने पर 972 आएगा, और 972 हमेशा 36 से डिवाइड है, 36 मतलब इनके एलसीएम से डिवाइड है, जो नंबर इनके एलसीएम से डिवाइड है वो इनसे भी डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन 3 हमेशा बचाना है तो 3 जोड़ देंगे 975। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि सीमा ने एक लैपटॉप 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता और 2100 रुपए कम में बेचती तो उसे 20% लाभ होता। तो सीमा ने सबसे लैपटॉप कितने में खरीदा, मान ले 100 में खरीदा, कितने में बेचा 115 में, पहला वाला काम। फिर कह रहा है 10% कम में खरीदती, मतलब कितने में खरीदती 90 में, और 2100 रुपए कम में बेचती तो 20% लाभ होता। अब जो 20% लाभ होगा 90 का 20% कितना होगा 18, तो पहले में कितने में बेची थी 115 में, अब कितने में बेच रही है 108 में, मतलब कितने परसेंट की कमी हुई 7%। 7% रुपए किसके बराबर है 2100, 1% किसके बराबर 2100 बटा 7, आपको निकालना है क्रय मूल्य जो कितना होता है हमेशा 100%। 100 से मल्टीप्लाई, आंसर इज 30,000, आंसर इज 30,000 आई थिंक, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, आंसर इज 33,000। क्लियर है भाई। चलिए फिर बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 36 हो गया है, 37 38 39 40 ये आ गए, तो लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या। 480 वाला ये भी करा दिया, 31 32 वाला भी करा दिया, 29 वाला भी करा दिया। ये स्टार्टिंग यहीं से करी थी अपन ने, 21 नंबर से स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। फिर अपन ने 25 26 27 28 कर लिया, 29 30 31 कर लिया, 32 कर लिया, फिर ये 29 30 कर लिया, 31 32 कर लिया, फिर 33 कर लिया, 34 कर लिया, 35 कर लिया, 36 कर लिया 30,000 वाला, 37 कर लिया, 38 कर लिया, क्या 18 15, ठीक है, 39 और 40, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए सारे क्वेश्चन मैथ्स के जो आए थे वो मैंने सोल्व करा दिए हैं। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ समस्या आपकी हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई समस्या आपकी हो कमेंट करिए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर कोई बच गया हो तो। ये तो मैं इसके हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन है 130, ठीक है भाई। चलिए रीजनिंग करा दूं क्या, क्या कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये मैथ्स के क्वेश्चन मैंने सारे सोल्व करा दिए हैं। मैथ्स के सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करा, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे तो मैंने 20 के 20 क्वेश्चन आपने देखा होगा, और सभी एग्जैक्ट आंसर है, एक भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से रीजनिंग के लिए भी आपको, आप चाहो तो रीजनिंग का पार्ट भी सोल्व करा देता हूँ, समय है अपने पास। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। फटाफट कोशिश करूंगा बताने की, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द रीजनिंग देखिए यहाँ पर क्या है, ये कोई डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम के अंदर अपने कहा है कि यहाँ पर ये फिजिक्स वाले छात्र है, केमिस्ट्री वाले और मैथमेटिक्स वाले, और प्रश्न ये है स्टडी द गिवन diagram carefully and answer the question. The numbers in different section indicate the number of students who have scored more than 70% in 3 subject. इन ये जो स्टूडेंट्स नंबर दे रखे मैथ्स में को मोस्टली आपने देखा होगा, पेपर आपने देख ही लिया है ना। काजल आप कह रहे हैं तो पेपर आपने देख ही लिया है ना, तो पेपर के अंदर ये हो रहा है, पेपर के अंदर ये हो रहा है। बेसिकली सारे टॉपिक आए हैं, लगभग सारे टॉपिक आए हैं। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन और था, इसमें दिखा नहीं, वो शायद वो मिस हो गई है पीडीएफ। एक ट्रेन वाले क्वेश्चन और थी, है ना, ट्रेन वाले सवाल थे, 2-3 ट्रेन वाले सवाल भी थे, तो वो मिस हो गया कहीं, है ना। तो अभी मिलेगा तो करा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखो ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का देखो क्या है, स्टडी द डायग्राम केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, और ये नंबर दे रखे हैं, इनके 70% मार्क्स आए हैं सबके। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखो। प्रश्न कह रहा है
ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान में दोनों 70% से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन गणित में नहीं? तो गणित नहीं आनी चाहिए, मतलब जो यहाँ पर ये ट्रायंगल है ये तो आना ही नहीं चाहिए, ट्रायंगल तो आना ही नहीं चाहिए। और आना कौन चाहिए? एक तो भौतिकी यानी फिजिक्स और रसायन विज्ञान दोनों आने चाहिए, भौतिकी और रसायन विज्ञान। तो इन दोनों कवर करने वाला कौन सा है? एक तो ये पार्ट है और ये पार्ट है, लेकिन दो नहीं ले सकते क्योंकि दो जो है वो ट्रायंगल में आ रहा है। तो केवल कौन सा पार्ट आएगा? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 4 है, किसी विद्यार्थी ने लगा रखा है, आंसर इज 4, वेरी ओके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न है। डेटा सफिशिएंसी में यूं कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, इसके लिए दो कथन दिए। पहला, चेतन का रैंक ऊपर से कौन सा है? 19वां। ऊपर से कौन सा रैंक है उसका? 19वां। और नीचे से कौन सा है? 12वां। तो टोटल छात्र बता सकते हैं, प्लस अपन पढ़ा है 19 + 12 - 1, तो 18 12 कितने आ जाएंगे? 30। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आंसर दे पा रहा है। दूसरा, 11 छात्रों का रैंक चेतन से कम है, तो अपन नहीं बता सकते टोटल कितना है। दूसरा नहीं देगा, आंसर क्या है? केवल 1। तो कथन फर्स्ट अकेले ही प्रश्न का उत्तर देना पर्याप्त है, सेकंड अकेला पर्याप्त नहीं है। तो चेतन वाले क्वेश्चन का आंसर ये ओनली फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर डेटा सफिशिएंसी का आया, फिर वेन डायग्राम का आया। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपके पास जो आया है, ये आया है अपने पास पिता पुत्र वाला कोडेड रिलेशनशिप। तो सारे सवाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोडेड वाले ही हैं। तो कोडेड वालों में देखो क्या है, टी भाजक वी। तो ए भाजक बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो टी भाजक वी का मतलब टी पुत्री हो जाएगी किसकी? वी की। टी किसकी पुत्री हो जाएगी? वी की। फिर वी इंटू क्यू, तो वी इंटू क्यू में ए इंटू बी, देखो ए बी का भाई है, तो इसी प्रकार वी क्यू का भाई हो जाएगा। वी किसका भाई हो जाएगा? क्यू का। फिर क्यू भाजक एस, तो ए बी की पुत्री है, तो इसी प्रकार क्यू भाजक एस का मतलब क्यू पुत्री है किसकी? एस की। क्यू पुत्री है किसकी? एस की। फिर S + M, तो A + B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो S + M का अर्थ है S M की पत्नी है, S M की पत्नी है, तो ये हो गया S M की पत्नी। फिर M - P, M - P का मतलब A B का पिता है, तो M P का पिता है, तो ये M किसका पिता हो गया? P का पिता हो गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाउ M इज रिलेटेड टू T, M T से किस प्रकार संबंधित है? M T से किस प्रकार संबंधित है? M T। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली कि जो ये टी जो है उसके पिताजी कौन है? वी, और वी के पिताजी कौन है? एम। तो यहाँ पर जो है फादर्स फादर, यानी कि जो एम है टी से संबंधित कैसे? पिताजी के पिताजी, भाई पिता के पिता है कौन? एम किसके? ठीक है, तो आंसर इज ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अर्पित अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो यहां पर इसका चलेगा, यहां से पश्चिम की ओर चला कितना किलोमीटर? 2। यहां मान लेते हैं यहां चला पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, ठीक है 2। अर्पित ने अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ किया और 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर, दाएं का मतलब यहां से दाएं मुड़ेगा, यहां से दाएं कितना? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ गया। फिर क्या है? दाएं है ये। Arpit started from his office and traveled 2 kilometers towards west. Then he turned right and traveled 2 kilometers. Then turned left. यहाँ से वापस कैसे मुड़ा है? Turn left। और फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ से वापस बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल गया। तो यहाँ से बाएं ऐसे 3 किलोमीटर चल गया। वहां से उसने एक बस ली और सीधे उत्तर दिशा की ओर गई और बस से 10 किलोमीटर गया। ऊपर यहाँ से कितना गया? 10 किलोमीटर। यहाँ से 10 किलोमीटर गया, दूरी तय कर ली। अब वो अपने घर पहुंचा, यहाँ पर उसका घर है, तो घर और कार्यालय के बीच में दूरी बतानी है। तो डायरेक्ट कौन सी दूरी बतानी है? ये वाली दूरी डायरेक्ट बतानी है, ये वाली। तो फिर से देखो क्वेश्चन जो आया है इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस के बीच में आया है, तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? यहाँ पर इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से, तो ये 2 है, ये 3, तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा भाई? 5। और यहाँ से कितना है? 10 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो बेसिकली डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पर ये इसका घर है और ये इसका ऑफिस है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है? 5। और ये कितनी हो रही है? 12। तो अपन ने पढ़ा है पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना होता है? 5 12, तो ये कितना होगा? डेफिनेटली 13। तो 5 12 13, तो आंसर आएगा इसका 13, 13 है क्या ऑप्शन में? ये 13 इज द आंसर। ठीक है, 13 इज द आंसर। क्लियर है भाई? आया समझ में? तो ये इसका देखो आप रीजनिंग का ये प्रश्न आया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते, देखो क्या है। सुष्मिता की ओर इशारा करते हुए सुष्मिता की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। तो एक पुरुष है, एक पुरुष है, ये पुरुष है, यहाँ पर ये पुरुष कह रहा है सुष्मिता की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी
बेटी के दादा की इकलौती बेटी, वह मेरी बेटी, तो इस पुरुष की बेटी के दादा की, देखो क्या कह रहा है, वह, वो पुरुष कह रहा है वह मेरी बेटी, मतलब इस पुरुष की बेटी के दादा मतलब इसके पिताजी की इकलौती बेटी है, मतलब ये इसकी बेटी है, कौन, सुष्मिता। कौन है, सुष्मिता। तो सुष्मिता का इशारा करते हुए पुरुष ने कहा वह मेरी बेटी, ये बेटी के दादा की इकलौती बेटी है, वह पुरुष सुष्मिता के संबंध, तो पुरुष कैसा हुआ, इसका भाई, क्या हो रहा है भाई, भाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आया, देखो अगला प्रश्न मैंने आपसे जब आपने क्लासेस ली थी, अगला प्रश्न मैंने बताया था कि शेडो कॉन्सेप्ट का प्रश्न आ चुका है और शेडो प्रश्न क्वेश्चन आ चुका है, शेडो कॉन्सेप्ट का प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, देखो आ चुका है, 3 शिफ्टें हो चुकी है, पहली बार शेडो कॉन्सेप्ट का प्रश्न देखने को मिला है, बहुत आसान है। देखते हैं शेडो कॉन्सेप्ट का क्या क्वेश्चन पूछा है। एक सुबह पार्क में टहलते हुए भास्कर ने राघव से एक सुबह, सुबह का मतलब है तो सूर्य भगवान इधर होंगे, सुबह का समय है, सुबह का समय है तो सूर्य भगवान इधर होंगे, परछाई इधर होगी। ठीक है, ये सूर्य भगवान है, ये परछाई है। ठीक है भाई, सूर्य भगवान और परछाई। क्या कह रहा है प्रश्न, एक सुबह पार्क में टहलते हुए भास्कर की राघव से मुलाकात हुई, भास्कर ने नोट किया कि राघव की परछाई राघव के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो ये परछाई किसकी है, राघव की, और ये राघव के बाईं ओर, तो ये राघव के बाईं ओर कब बनेगी, ये राघव के बाईं ओर कब बनेगी, जब राघव कहां देख रहा होगा, नॉर्थ में, तभी राघव के बाईं ओर बनेगी। यदि वे एक दूसरे के ओर थे तो राघव का मुख्य दिशा में, राघव इधर देख रहा है तो भास्कर कहां देख रहा होगा, डेफिनेटली, क्योंकि ये परछाई किसकी है, राघव की, और राघव के बाईं ओर बननी चाहिए, तो राघव के बाईं ओर कब बनेगी, जब राघव कहां देख रहा हो, नॉर्थ में, तो इसका आंसर क्या है, तो राघव का मुख्य दिशा है उत्तर दिशा में, नॉर्थ में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो नॉर्थ है, इसका आंसर जो है वो नॉर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नॉर्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो आया है वो आपका आया है किससे, क्वेश्चन नंबर 7 जो आया है ये आया आपका एक पजल से। 6 मित्र अरुणय, जितन, चारू, दिवांश और प्रदीप और किट्टू एक साथ 6 मंजिल इमारत में अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मंजिल की इमारत है और सब यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे रहते हैं इसकी बात कर लेते हैं। चारू सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहती, तो यहाँ पर चारू नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर चारू नहीं आएगी। प्रदीप की मंजिल के ऊपर केवल 3 मित्र रहते हैं, तो प्रदीप के ऊपर 3 है तो प्रदीप डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा, तीसरी पे, उसके ऊपर 3 रहते हैं। जितेंद्र की मंजिल के नीचे केवल 4 मित्र रहते हैं, तो जितेंद्र कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, जिसके नीचे 1 2 3 4 मित्र रहते हैं, जितेंद्र। फिर क्या कह रहा है, देवाश और प्रदीप की मंजिल के बीच केवल अरुणाश रहता है। देवाश और प्रदीप के बीच में कौन रहता है भाई, केवल अरुणाश, तो प्रदीप तो यहाँ आ गया है, अब देवाश आएगा कहीं पे, हाँ, तो देवांश तो यहाँ जितेंद्र आगे आ नहीं सकता, तो देवांश का आ जाएगा, देवांश यहाँ आ जाएगा, और उसके बीच में कौन रहता है, अरुणाश, अरुणाश रहता है। अब खत्म हो गया, अब चारू यहाँ आ नहीं सकते, चारू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, किट्टू जो बचा हुआ है, किट्टू। प्रश्न क्या पूछा है, सबसे ऊपर का मंजिल कौन रहता है, तो कौन रहता है, किट्टू सबसे ऊपर रहता है, किट्टू, किट्टू सबसे ऊपर रहता है भाई, किट्टू, किट्टू। ठीक है, तो आंसर इज किट्टू। क्वेश्चन नंबर 8 अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें आंसर इसका किट्टू है, जिसने किट्टू किया, आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया है, और ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया वो चाइनीज कोडिंग से आया है। क्या कह रहा है, और ये जो है आपका एक कूट भाषा में ब्यूटीफुल का कूट क्या है, ये आपका डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न आया, डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न आया जिसमें कोडिंग डिकोडिंग आई है। तो एक कूट भाषा में ब्यूटीफुल का क्यूट का है, तो पहले क्या है, शी इज ब्यूटीफुल का है, तारे ना, और रेड ब्यूटीफुल फ्लावर का है, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर का क्या है, गेता जो भी है। तो ब्यूटीफुल का कोड बताना है, तो दोनों में कॉमन देखें, दोनों में ब्यूटीफुल क्या आ रहा है, कॉमन, दोनों में ब्यूटीफुल क्या है, कॉमन, तो तारे ना, और यहाँ पर ये टी ए क्या आ रहा है, कॉमन, तो ब्यूटीफुल का कोड यहाँ पर क्या आएगा, टी ए, तो दोनों को मिलाकर आंसर आ रहा है, दोनों को मिलाकर आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 देंगे जिसमें दे रखा है फर्स्ट और 2 एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो देखो डेटा सफिशिएंसी के अंदर, डेटा सफिशिएंसी के अंदर कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है, वो भी चाइनीज कोडिंग के रूप में। पहली बार चौथी शिफ्ट के अंदर जो अपने कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न देखने को मिला है वो भी इस फॉर्मेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यानी इसका मतलब स्वतंत्र रूप से आगे आने वाली परीक्षाओं में स्वतंत्र रूप से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट, ये डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में आ सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 कथन दे रखे हैं, कारण दे रखा है, चयन करिए। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, आजकल अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है, इसका तर्क क्या है, कारण क्या है, कारण असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन का, इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अधिक अनुकूल है, बिल्कुल सही बात है, यही कारण है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे
ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है ना। कि इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप यहां पर, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया, जिन्होंने जो भी लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने क्लास अटेंड करी होगी, है ना, और असर्शन एंड रीजन की, असर्शन एंड रीजन का टेस्ट में कराया। सेम प्रश्न है, सेम कुछ नहीं है, बस ये सेकंड स्टैंडर्ड में बदला है। बताना देखे आपने पढ़ा है तब ये देखा नहीं देखा आपने। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे, बिल्कुल आपने मैंने कराया था। देखो, हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। 26 जनवरी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 15 अगस्त। क्या आएगा, 15 अगस्त। ये तो क्या होगा, गलत, क्योंकि ब्रिटिश शासन से मुक्त जब हुआ था वो 15 अगस्त 1947 था, यहाँ 26 जनवरी दे रखा है, तो इसका वाला गलत है। तो आर सही है, लेकिन आर ए सही है, लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कथन आईपीएल भारतीय युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। ये कथन है, इसकी पूर्ण धारणा, ये कथन क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या धारणाएं हो सकती है। भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को आईपीएल पसंद नहीं है, गलत, ऐसी कोई धारणा नहीं है। दूसरा, सभी भारतीय युवा आईपीएल मैच देखना पसंद करते हैं। उसने कहा कि आईपीएल मैच भारतीय युवाओं में लोकप्रिय है, इसका मतलब ये नहीं है। इसके पीछे धारणा ये नहीं हो सकती कि सभी नहीं आएगा, गलत। तो यहाँ पर नई फर्स्ट निहित है, नई सेकंड निहित। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर दे रखा क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है आपके पास, इक्विलिटी। हाँ, मुझे भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जो अपन ने किए हैं वैसे ही अगर पेपर आपके पास हो तो आप देखो, ये इक्विलिटी क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन इक्विलिटी का है। फिर आपके सामने कौन सा है, ये बाहर वाला है ना, कपिल इसका आंसर सही कर रखा है जिसने भी किया है ना। तो ये कुछ प्रश्न है, आप वापस करिएगा। कल मैं एक काम करूंगा, देखो यहाँ पर क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है साफ, आपको देखने में मजा भी नहीं आ रहा है, हमें भी दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। तो हम एक काम करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है इसकी पीडीएफ तैयार करेंगे, और पीडीएफ आपको सोल्व करवाएंगे। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये दिख भी नहीं रहा है, मैं सोल्व करूँ आप देखो, उससे मजा नहीं आएगा। तो आपके पास अगर पेपर आ जाए तो आप खुद सोल्व करना, आंसर अपन मिलान करेंगे आने वाले दिनों में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं, रीजनिंग के भी सोल्व करा दिए हैं। ठीक है, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, कल मिलेंगे फिर से नई चीज के साथ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ पहुंच जाएगी। आप जुड़े रहेगा चैनल से, बहुत सारी चीजें अब और क्लियर हो चुकी है कि रीजनिंग में क्या पूछा। मैं रीजनिंग की बात करूंगा, ठीक है, बाकी सारी एसटी की बात करेंगे। जितनी भी चीजें पूछी जा रही है, ठीक है, जितनी भी बातें पेपर में पूछी गई है, जितनी भी बातें पेपर में पूछी गई है, सारी बातें वापस से हम आने वाले 5-7 दिन जितने भी अपने को मिलेंगे उन सब के बीच में करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा, मेरे हटने के बाद भी साफ नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर से कि हम क्या करेंगे कि इसकी पूरी एक कंप्लीट पीडीएफ बनाएंगे, और इस पीडीएफ को बनाने के बाद वापस से आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ठीक है, ये सारे करा देंगे, निश्चिंत रहो। हम कोशिश ये करेंगे 4 शिफ्टों में जो रीजनिंग के प्रश्न है, रीजनिंग के मैथ्स एसएटी का सर मैराथन लेंगे, वैसे आपकी होगा तो रीजनिंग की मैराथन भी लेके आ जाऊंगा। जैसे भी पॉसिबल होगा आप तक सूचना पहुंच जाएगी। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि 5-7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार इस क्लास के साथ जुड़ा है वो भी ध्यान दे इस बात को कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बाकी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और यकीन मानिएगा, जो जुड़े हुए हैं उनसे पूछना आप कि उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो जो नए आए हैं पहली बार, हाँ बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। मैथमेटिक्स पूरा सोल्व कराया, रीजनिंग वही सवाल है वापस से, इसका आंसर 25 आएगा भाई। ये देखो वैसे के वैसे सवाल ही है ना, ऐसा ये सब कर रखे हैं अपन ने वैसे ही। ठीक है, तो फिर बात करेंगे अपन, कल बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जैसा भी शेड्यूल होगा आपको शेड्यूल मिल जाएगा, बिल्कुल। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और रीजनिंग को पढ़ते रहिएगा, सारा वही है जो अपन ने पढ़ा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।